नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के लेटेस्ट एपिसोड में, जिसमें एक से एक गाड़ियां सवारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं वही बताने के साथ कि आज के एपिसोड में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। टाइम्स ड्राइव शो के आज के एपिसोड में बताएंगे होंडा ने पेश कर दी है अपनी एसयूवी एलिवेट, होगी बहुत जल्द लॉन्च। मारुति सुजुकी ने मोस्ट अवेटेड जिम्नी की कीमतों का किया ऐलान। KTM 390 एडवेंचर के नए वेरिएंट्स, क्या कुछ बदला है इसमें, और जानेंगे टाटा मोटर्स के डिजाइनर्स और इंजीनियर्स ने कैसे सोची ट्विन सिलेंडर की तकनीक। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का उस वीडियो में जिसका इंतजार काफी कार इंथुजियास्ट और खासकर होंडा के फैंस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अब हमारे सामने या हमारे ठीक पीछे होंडा की एलिवेट हमें देखने को मिल गई है। ये है ग्लोबल प्रीमियर इस एलिवेट का, वो एसयूवी जो क्रेटा सेल्टॉस सेगमेंट में आ रही है, वो एसयूवी जो 4 मीटर से लंबी है, और वो एसयूवी जिस सेगमेंट में हम सभी मैन्युफैक्चरर को एक दूसरे से मशक्कत करते हुए, एक दूसरे से मुकाबला करते हुए देखते हैं। पहली चीज़, बुकिंग इसकी जुलाई से शुरू हो रही है, और दूसरी चीज़ ये कि इसका जो लॉन्च है वो फेस्टिव सीजन के ठीक पहले होने वाला है। तो जो आमतौर पर हम देखते हैं अगस्त सितंबर के बाद से जो फेस्टिव सीजन शुरू होता है, तो आप उम्मीद कीजिए कि उसी दौरान इसकी जो लॉन्च की खबर आप तक हम लेकर आएंगे। और अब इसके लुक की अगर बात करें, सबसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट इसका शायद वही होगा, क्योंकि ये जो चेहरा है, जितना बॉक्सी, जितना एंगुलर या मेरे ख्याल से रेक्टेंगुलर हम कहें, वो आपको ये देखने को मिलेगा, और ये बहुत स्टैंड आउट करेगी हमें लगता है कि सड़क के ऊपर। क्योंकि इस लुक के ऊपर जो ब्रीफ था कंपनी के डिज़ाइनर्स के पास, वो यही था कि इंडियन कस्टमर्स को होंडा से किस तरह की एसयूवी चाहिए, तो उन्हें बोल्ड और मैस्कुलिन लुक वाली एसयूवी चाहिए, और वही लुक कंपनी ने देने की कोशिश की है। मुझे तो ये लुक पसंद आ रहा है। आप बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा, जहाँ पर फ्रंट ग्रिल जो है वो आपको काफ़ी चौड़ा सा, बड़ा सा, बोल्ड सा आपको दिया जा रहा है, प्लस जो इसके शोल्डर्स हैं वो आपको काफ़ी स्ट्रेट से नज़र आ रहे हैं। सो एक बॉक्सी चेहरा इसका ज़रूर देखने को मिलेगा, और मुझे जैसा कि मैंने कहा, ये स्टैंड आउट करेगी लुक के हिसाब से। इसके अलावा 17 इंच के इसमें व्हील्स हमें देखने को मिले हैं। फॉग लैम्प की जो हाउसिंग है वो आपको अलग से नज़र आ रही है। हेडलैम्प का जो डिज़ाइन है वो भी आपको काफ़ी सॉलिड सा, ठोस सा देखने को मिल रहा है। अब इसके डिमेंशंस की हम बात कर लेते हैं। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है, और वो फिगर जो आमतौर पर एसयूवीज के लिए काफ़ी अहम रहता है, ग्राउंड क्लियरेंस के लिए। 220 mm के ग्राउंड क्लियरेंस का दावा है कंपनी का, और जो कि कंपनी कह रही है कि न सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस बल्कि जो लगेज स्पेस है वो भी 458 लीटर्स का जो लगेज स्पेस है वो भी अपने सेगमेंट में टॉप फिगर कंपनी कह रही है कि वो है। इसके अलावा अगर हम अंदर की बात करें, जहाँ मैं अंदर बैठा था, ड्राइवर सीट पे भी सेकेंड रो में बैठा था, और आमतौर पर जो हम होंडा की हाल की कार्स में देखते हैं, स्पेस के मामले में कंपनी के डिज़ाइनर्स और इंजीनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। सेकेंड रो में मुझे काफ़ी अच्छी जगह मिल रही है, थाई सपोर्ट मुझे अच्छा मिला, नी रूम मुझे अच्छा मिला, लेग स्पेस अच्छा मिला, और 3 लोगों के लिए भी यहाँ पर जगह मुझे ठीक ठाक निकलती नज़र आ रही। एक और ख़ास एलिमेंट जो आमतौर पर हाल फिलहाल की बहुत सारी गाड़ियों में हमें दिक्कत होती है, टॉल पैसेंजर्स के लिए भी, जो पिछली सीट में बैठे हैं उनके लिए भी हेडरूम आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस सेगमेंट में जब कंपनी आ रही है, क्या सब खूबियाँ होनी चाहिए? ऑब्वियसली एक दमदार इंजन की ज़रूरत है, सनरूफ की ज़रूरत है, और लेटेस्ट फीचर्स की ज़रूरत। तो वहाँ पर आपके पास एक सनरूफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ एक इंथुजियास्ट थोड़े से निराश हो, लेकिन वो साइज़ आपको ठीक ठाक ही एडिक्वेट सा देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और एलिमेंट है, और वो है वायरलेस चार्जिंग की भी सुविधा आपको मिलेगी, और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो भी आपको वायरलेस इसमें देखने को मिलेगा। अंदर के डिज़ाइन और फिनिश की बात करें, डार्क ब्राउन या डार्क टैन फिनिश के साथ, अच्छे ठीक ठाक पैनल लेदर के इस्तेमाल के साथ, ये आपको प्रीमियम की तरफ टिल्ट होते हुए लुक जो है वो दिखाई देगी। ऊपर प्लास्टिक का जो पैनल है वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम ना लगे, बट ओवरऑल जो फिनिश है, डिज़ाइन है, वो आपको काफ़ी सॉलिड और अच्छा प्रीमियम स्मार्ट सा देखने को मिल रहा है। सो कहने का मतलब ये कि इस सेगमेंट में जिस तरह के हम फिनिश, डिज़ाइन और फीचर्स की बात करते हैं, मोर और लेस वो सभी फीचर्स और डिज़ाइन एलिमेंट्स मुझे इस एलिवेट में देखने को मिले हैं। अब कुछ एक सवालों के जवाब जो लाइव के दौरान हमारे बहुत सारे दोस्त हमसे पूछ रहे थे। एक तो ये कि हाइब्रिड वर्जन में आएगी कि नहीं, तो हाइब्रिड वर्जन में एलिवेट नहीं आएगी। एलिवेट के प्लेटफॉर्म पर बेस हो सकता है कंपनी एक और
हाइब्रिड व्हीकल जो आपने सिटी में EHEV देखी थी, उस वाले अवतार के लिए आपको ये देखना होगा कि इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एक दूसरी गाड़ी होगी, लेकिन एलिवेट के बारे में कंपनी करी है कि हाइब्रिड वर्जन के तौर पर हम इसे बहुत जल्द नहीं देखेंगे। इसके अलावा ये भी कंपनी ने साफ नहीं किया है कि इसे कहाँ एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये ज़रूर कहा है कि हो सकता है कि एलिवेट के लिए इंडियन ऑपरेशन को, यानी होंडा इंडिया को एक हब के तौर पर यूज़ किया जाएगा, जहां पर एलिवेट यहाँ बनेगी और इसे दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। सिटी के बारे में जैसा कंपनी बता रही थी, लेफ्ट हैंड ड्राइव, राइट हैंड ड्राइव दोनों ही एक्सपोर्ट होते हैं, तो शायद इसमें भी हम वही देख सकते हैं। एक और सवाल था ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। 220 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी क्लेम कर रही है। और अब बात करते हैं उस हिस्से के बारे में जो आपको फेमिलियर रहेगा। इंजन वही है 1.5 लीटर वाला पेट्रोल इंजन, और उसकी ताकत 121 PS के आसपास है, तो 118-119 bhp के आसपास की ताकत आप समझ लीजिए। ये आपको इसमें फिगर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो खास फीचर सिटी में हमें देखने को मिली थी, हाल फिलहाल बहुत सारी गाड़ियों में कंपनीज उसके बारे में बात कर रही हैं, ADAS। तो ADAS के फीचर्स आपको, यानी होंडा सेंसिंग उन्होंने नाम दिया हुआ है, उस फीचर को आप इस एलिवेट में आते हुए देखेंगे। तो अब फिलहाल यही सब जानकारियां हैं इसके बारे में। इनकेस कोई और सवाल है तो आप फटाफट कमेंट के जरिए हमें पूछिए। लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं, एक बार फिर से रिकैप करते हुए, कि जुलाई में बुकिंग शुरू होगी, फेस्टिव सीजन से पहले इसका लॉन्च होगा। और जाते जाते आप सभी से सवाल कि क्या कीमत आपके हिसाब से ठीक होगी क्रेटा सेल्टॉस कॉम्पिटिशन की, जो होंडा की तरफ से आ रही है। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में, हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव न्यूज ब्रेक में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी जिम्नी 5 डोर। उसका रिव्यू आपने देख लिया, उसके फीचर्स आपने देख लिए, टेस्ट ड्राइव देख ली। अब फाइनली जिम्नी की कीमतों का ऐलान हो गया है। तो बात करते हैं मारुति सुजुकी जिम्नी 5 डोर की शुरुआती कीमत की, 12.74 लाख। जी हाँ, ये है शुरुआती कीमत मारुति सुजुकी जिम्नी 5 डोर की। जैसा कि आपको पता है, 2 वेरिएंट हैं, जीटा और अल्फा। 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन है, मैनुअल जो कि 5 स्पीड है और 4 स्पीड ऑटोमेटिक है। इसके अलावा डुअल टोन वर्जन भी है। तो कुल मिलाकर 6 अलग अलग जिम्नीज आप देख सकते हैं, और उनकी कीमतों के बारे में अब हम आपको बताते हैं। जहां पर जीटा मैनुअल ट्रांसमिशन, जो इस प्रोडक्ट का बेस मॉडल होगा, उसकी कीमत हो रही है शुरू 12.74 लाख से। जीटा ऑटोमेटिक 13.94 लाख, अल्फा मैनुअल ट्रांसमिशन 13.69 और अल्फा ऑटोमेटिक 14.89। यानी अगर आप डुअल टोन जिम्नी नहीं ले रहे हैं तो फिर 12,74,000 से शुरू होकर 14,89,000 रुपए तक की एक शोरूम कीमत के साथ जिम्नी आती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं जो 2 डुअल टोन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, उसी कीमतों के बारे में। जो है अल्फा मैनुअल ट्रांसमिशन डुअल टोन 13.85 लाख, और अल्फा डुअल टोन जो ऑटोमेटिक वर्जन के साथ आएगी 15.05 लाख। तो ये है जिम्नी की कीमतों का लेखा जोखा। डू लेट अस नो कि आप इस कीमत के बारे में क्या सोच रहे हैं। बट हमें पता है कि आपने अगर हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उस हिसाब से ये जो कीमत है थोड़ी ज़्यादा है, जो हमने अंदाज़ा लगाया था जिस तरह की कीमतों का, उस हिसाब से ये जो ब्रैकेट है 12,74 से 15,5, दैट इज बिट हायर देन व्हाट वी हैड एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के एक और वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और मेरे बगल में खड़ी हैं 4 KTM T90 एडवेंचर, और 4 वेरिएंट ये इसके आज हमारे साथ में खड़े हैं। तो 1 बाय 1 करके बताऊंगा कौन से वेरिएंट में क्या देखने को मिलता है और क्या अंतर बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले यहाँ देखने को मिलता है। इस वेरिएंट में की बात करें तो यहाँ पर ये जो है इसका 390 एडवेंचर V वर्जन है। अब इस V वर्जन में सब कुछ आपको हूबहू, ये बगल में स्टैंडर्ड खड़ा है, अलॉय व्हील्स, डिज़ाइन वगैरह सब कुछ हूबहू हुआ है, कलर स्कीम वगैरह। बट सिर्फ एक जो अंतर इस वाले वेरिएंट में है V में, वो है इसकी जो सीट हाइट है वो कम रखी है। ये अराउंड 21 मिलीमीटर्स कम सीट हाइट इस V वेरिएंट में देखने को मिलती है, जो कि स्टैंडर्ड में नहीं है। तो यहाँ पर जो सीट हाइट इसकी दी गई है 834 मिलीमीटर्स की है, और जो इसकी सीट हाइट है वो है 855 मिलीमीटर्स की।
और कोई इन दोनों वेरिएंट्स में अंतर यहाँ देखने को मिलता है, या फिर इस वेरिएंट के मुकाबले इन टर्म्स ऑफ सीट हाइट बाकी सबकी 855 मिलीमीटर ही देखने को मिलती है। बट यहाँ पे ये जो 390 का स्टैंडर्ड वर्जन है, इसमें जो है एलॉय व्हील्स, ब्रेकिंग, कॉर्नरिंग, ABS, स्विचेबल ऑफ रोड ऑन रोड का ऑप्शन देखने को मिलता है राइडिंग मोड के हिसाब से। एंड फीचर्स जो हैं उसकी बात करें तो यहाँ पर जो स्क्रीन दिया गया है वो TFT कलर स्क्रीन इसमें देखने को मिलता है। एंड एवरीथिंग इज सेम एज बिफोर, कोई बदलाव यहाँ पर नहीं करा गया है। एंड प्राइस जो है इन दोनों वेरिएंट्स का तकरीबन 3,80,000 एक शोरूम के आसपास इनका प्राइस रखा गया है। फिर बगल में दो और वेरिएंट्स खड़े हैं, जो कि है यहाँ पे इसका ये स्पोक व्हील वाला वर्जन विजिबल है, स्पोक व्हील्स देखने को मिल रहे हैं। एंड WP सस्पेंशन, USD फोर्क सब में ही दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो है 30 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड कंप्रेशन और रीबाउंड का 30 स्टेप एडजस्टेबल का ऑप्शन इसमें दिया गया है। अब 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट का ऑप्शन रियर में सभी बाइक्स में है, लेकिन इस जो स्पोक व्हील वाले वर्जन में है इसमें 20 स्टेप रियर में रीबाउंड का भी एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आप आगे से देख सकते हैं ये जो सस्पेंशन है, यहाँ पे इसको स्विच कर सकते हैं 30 स्टेप अप या डाउन जो भी आप करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है ताकि और बेहतर ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड ये बाइक बन सके। तो ये ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका प्राइस है अराउंड 3,60,000 एक शोरूम इसका प्राइस रखा गया है। अब इन तीनों बाइक्स में तो TFT कलर स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये जो नया 390 एडवेंचर X वर्जन आया है, अब इसमें विजिबली जो डिफरेंस है, ऑब्वियसली इसमें स्पोक हैं, बाकी सब एलॉयज़ हैं, तो इसमें भी एलॉयज़ यहाँ देखने को मिलते हैं। ब्रेकिंग, हार्डवेयर ऑलमोस्ट सब सेम है, कुछ बदलाव नहीं है। फीचर्स में कुछ कटौतियाँ करी गई है, और इसमें जो है स्क्रीन वो LCD यानी नेगेटिव डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसमें जो है जैसे कि आपको क्विक शिफ्टर, कॉर्नरिंग, ABS, राइडिंग मोड्स, ऑफ रोड ऑन रोड के हिसाब से, तो वो सब फीचर यहाँ पर इसमें नहीं दिया गया है। एंड ऑल्सो सस्पेंशन भी इसका नॉर्मल उन दोनों वेरिएंट्स V और स्टैंडर्ड के जैसे ही देखने को मिलता है, कोई यहाँ पे ऑप्शन एडजस्टमेंट का नहीं दिया गया है। अब इस बाइक का जो प्राइस रखा गया है वो है 2,80,000 एक शोरूम इस एडवेंचर X वेरिएंट का। सो अगर आपको 390 एडवेंचर में से कोई एक वेरिएंट लेना हो तो इन चारों में से आप कौन सा चूज करेंगे? ऑटो एक्सपो 2023 के दौरान कई सारे प्रोडक्ट्स थे जिस पर लोगों की नज़र थी। एक प्रोडक्ट ऐसा था, यही एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऐसा था जिसके ऊपर बहुत सारे कार एंथुसियास्ट की नज़र थी, जो CNG में एक नए तरह के बदलाव के साथ टाटा मोटर्स के स्टॉल पर पेश की गई थी। उसी में से एक प्रोडक्ट के लॉन्च का वक्त आ गया है, और उसी पर ज़्यादा बात करने के लिए टाटा मोटर्स के बॉस हम शैलेश जी हमारे साथ, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है अल्ट्रॉज, अपने आप अपने सेगमेंट में जाना पहचाना है ही। यहाँ पे CNG के साथ आपने क्या नया एक्सपेरिमेंट किया है जिसको लेकर आप इतने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, जो हमारी बातचीत हुई थी? देखिए क्रांति, अगर पिछले 2-3 वर्षों में हम देखें तो CNG कारों की लोकप्रियता बहुत बढ़ी है। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कि पहले बहुत लिमिटेड मॉडल्स हुआ करती थी, आफ्टर मार्केट फिटमेंट हुआ करती थी। अब फैक्ट्री फिटेड गाड़ियाँ आ रही हैं और करीब 17 मॉडल लॉन्च हो चुके हैं मार्केट में। दूसरा हमने देखा है कि जो CNG नेटवर्क का विस्तार हो रहा है स्टेशनों का, वो भी काफ़ी तेज़ी से हुआ है। अगर 2-3 साल पहले देखें तो 2000 स्टेशन हुआ करती थी पूरी कंट्री में। आज के दिन में करीब 5,500 से ज़्यादा स्टेशन है, और 10,000 स्टेशन अगले 3-4 वर्षों में हम सोच सकते आएंगे। तो CNG कारों का विस्तार बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ये बहुत ही कॉम्प्रोमाइज व्हीकल हुआ करती थी। तो आप बहुत समझौता करते थे इसमें, परफॉर्मेंस पे समझौता करते थे, फीचर्स पे समझौता करते थे, और सबसे बड़ा समझौता जो होता था वो बूट स्पेस का है। तो ये तीनों समझौते को हमने सोचा, टाटा मोटर्स ने जब CNG में अपना एंट्री की जनवरी 2022 में, तो हमारा उद्देश्य ये था कि ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ को हम हटा दें। तो पहले टियागो टिगोर में तो हमने परफॉर्मेंस और फीचर पे पहले फोकस किया। अल्ट्रॉज में हमने सारे जो समझौते थे उनको दूर कर दिया, और सबसे बड़ा समझौता जो बूट स्पेस है, जो इसमें पूरा बूट स्पेस आप रिक्लेम कर लेते हैं, वो हमारा इस मेन फोकस था इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। इसमें एक सवाल जो शुरू में पूछना चाह रहा था, वो जो टैंक के डिज़ाइन में जो आपने बदलाव किया है, वो आइडिया कैसे आया, क्या है कहानी उसके पीछे? इसके पीछे कहानी इलेक्ट्रिक की है एक्चुअली। ओके। तो जब पहले अगर आपसे मैंने पहले भी इंटरव्यू में बात किया था जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 EVs। जनरेशन 2 EVs में हमने करंट
आइस व्हीकल की जो आर्किटेक्चर्स थी उसके पूरे फ्लोर पे को मॉडिफाई किया ताकि मैं ज़्यादा बैटरी दे पाऊँ। उसी डिस्कशन के दौरान हमने सोचा कि जब ये कर रहे हैं तो सारे पावर ट्रेन्स को हम क्यों नहीं देखें। तो सीएनजी में भी ये आइडिया है कि हम एक बड़ा सिलेंडर क्यों लगाते हैं, छोटे छोटे सिलेंडर क्यों नहीं लगा सकते। तो उस समय जो पहले आइडिया आया था उस पूरे आइडिया को तो हम लोग नहीं कर पाए, बट ऐसा आइडिया ये आ गया कि हम 2 सिलेंडर में इसको स्प्लिट करके कैसे बूट स्पेस को वापस दे सकते हैं। तो एक्चुअली आइडिया इलेक्ट्रिक से ट्रिगर हुआ, फिर हमने बोला इसको नो कॉम्प्रोमाइज़ बना दिया जाए। तो आज से 5 साल या 7 साल के बाद अगर हम देखें तो किस तरह का रेशियो आपके हिसाब से होने वाला है ऑटो इंडस्ट्री का? मैं दशक के अंत तक अगर देखूं उसके आगे विजुलाइज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सप्लाई साइड भी देखना पड़ता है, डिमांड साइड कैसे लोगों का रुझान बढ़ेगा किस पावर ट्रेन की तरफ वो देखना पड़ेगा। जो प्रोमिसेस हैं वो नेटवर्क एक्सपेंशन की, चार्जिंग इंफ्रा की, वो किस तरह से पैन आउट होती है वो सब देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है इस दशक के अंत तक मैं समझता हूँ 20 से 25% सीएनजी कारें होंगी, जो आज के दिन में 10% है। इलेक्ट्रिक कारें जो आज के दिन में 2% पर हैं करीब, वो करीब 25 से 30% होनी चाहिए। और बाकी जो है वो पेट्रोल, फ्लेक्स फ्यूल, जो बाकी रह जाएगा वो होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर आपका काम फिलहाल किस स्टेज? जी हाँ, चूँकि काम तो हम लोगों ने अभी जारी कर दिया है और सरकार का भी डायरेक्शन है कि उस दिशा में हमें बढ़ना है ताकि हम स्वावलंबी हो पाएँ, अपने इंपोर्ट पर डिपेंडेंस हमारा कम हो। तो उस पर भी हम लोग काम चालू कर रहे हैं। वहाँ पे जो परसेंटेज मिक्स की बात होती है, हाउ फीजिबल यू थिंक इट विल बी फॉर, क्योंकि ऑब्वियसली उसे कॉस्ट वॉस्ट का भी असर होगा एंड प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो किस तरह, कौन सा बैलेंस आपको लग रहा है कि आप अपनाएंगे? श्योर, फ्लेक्स फ्यूल में आप बता रहे हैं, फ्लेक्स फ्यूल में कॉस्ट का होगा इम्पैक्ट, जैसे सीएनजी में कॉस्ट का इम्पैक्ट है। मैं देखता हूँ फ्लेक्स फ्यूल जो है करीब उसी के आसपास इम्पैक्ट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो मेरे हिसाब से जैसे हम लोगों ने सीएनजी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, फ्लेक्स फ्यूल को भी हम लोग डेवलपमेंट करेंगे उस हिसाब से। और प्राइसेस का जो और कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा मेरे हिसाब से लगभग उतना ही होना चाहिए। और जो 25% आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो जाहिर सी बात है जो एंट्री सेगमेंट है वहाँ पे भी बहुत सारी गाड़ियाँ और ज़्यादा आएंगी, तब वो शायद परसेंटेज रियलाइज़ होगा। वहाँ पे हाल में एक प्रोडक्ट आया जो कि टियागो से थोड़े कम कीमत में ईवी में आया है। वहाँ उस सेगमेंट में अब आपको लग रहा है कि अब टाइम आ गया है कि जब आप अपनी नेक्स्ट छोटी ईवी, क्योंकि लास्ट टाइम जो डिस्कशन हुआ था उसमें आपने कहा था कि टियागो ईवी से नीचे प्राइस ले जाना बहुत बड़ा चैलेंज है। आर यू रेडी नाउ? देखिए, मैं सबसे पहले ये ट्रेंड को समझना ज़रूरी है कि एवरेज सेलिंग प्राइसेस जो हैं कार्स की वो बढ़ती जा रही हैं। अगर 10 साल पहले देखें तो ये करीब 4-5 लाख हुआ करती थी, या अगर मीडियन प्राइस देखें तो 4-5 लाख थी, उसके बाद 7.5 लाख हुई। आज के दिन में मीडियन प्राइसेस 10 लाख है। आगे वाले वर्षों में ये मीडियन प्राइस और बढ़ने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि एंट्री सेगमेंट की तरफ लोग जा रहे हैं। बहुत सारे अपग्रेडर्स हैं मार्केट में जिनके पास एक पुरानी कार है एक्सचेंज करने के लिए। तो बहुत ऐसा भी रुझान हम देख रहे हैं कि महंगी गाड़ियों की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए छोटी कार में अभी जाना आज से 6 साल बाद अगर पूछे तो इस सवाल का जवाब कुछ और होगा। पर आज के दिन में अगर आप पूछें तो कस्टमर को मिनिमम रेंज जो एक इलेक्ट्रिक कार में चाहिए, रियल रेंज, वो 200-220 के ऊपर चाहिए किलोमीटर। अगर आप वो नहीं दे पाएंगे तो वो कार को सक्सेसफुल होना बहुत कम हो जाएगा, कि लिमिटेशंस बहुत हो जाएंगी एक कस्टमर की। तो वो जो है, जब बैटरी प्राइसेस उस लेवल पर आ जाएं ताकि आप एक छोटे से कार में उतनी रेंज दे पाएँ, उतनी बैटरी दे पाएँ, उस समय मैं सोचता हूँ कि उसकी वायबिलिटी आएगी। एक सवाल जो बहुत बार आ रहा है वो आई गेस आपके पास ही पहुंच ही रहा होगा कि क्या नैनो को वापस आप इलेक्ट्रिक अवतार में सोच रहे हैं या सोचना चाहिए आपको? देखिए, मैं जैसा बोल रहा हूँ कि हम लोग हमेशा ट्रेंड देखते हैं मार्केट की, और अगर ट्रेंड जो है सर्टन सेगमेंट्स की तरफ मूव कर रही है जहाँ पर की ग्रोथ ज़्यादा है और जो साइज़ में बढ़ने वाली हैं, हमारा हमेशा मकसद रहा है उन्हीं सेगमेंट्स को सर्व करना। और वो हमारा फ्यूचर प्लान में वो आपको क्लियरली दर्शित होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो मैं फ्यूचर में लाने वाला हूँ वो ऑलरेडी मैं ऑटो एक्सपो में दिखा चुका हूँ। कुछ प्रोडक्ट को सीक्रेट रखना पड़ता है, वो हम लोग सीक्रेट रखे हैं, बट कोई स्पेसिफिक नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ इन प्रोडक्ट्स में। और सियरा ईवी के बारे में कोई अपडेट?
सियरा ईवी के बारे में अपडेट यही है कि 2025 में हमने प्रॉमिस किया था ऑटो एक्सपो में, और 2025 में हम लाएंगे। सबसे पहले वो इलेक्ट्रिक के अवतार में आएगी, ओके, और कुछ महीने बाद समझ लीजिए पेट्रोल और आइस में आएंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, गुड लक इस नए प्रोडक्ट के लिए। बहुत सारे सवालों के आपने एक तो में हमारा समझ बढ़ाई हमारी, कुछ सवालों के जवाब एज यूजुअल इन्होंने नहीं दिए और कुछ के दिए। सो इन केस और भी सवाल हैं तो आप भेजिए और ट्रेंड बनाइए, जैसा कि सर कह रहे हैं ट्रेंड बनाएंगे तो फिर प्रोडक्ट भी आएंगे। सही, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो इनकेस कोई सवाल है, फीडबैक है अभी तक जो हमने स्टोरीज दिखाई हैं, या फिर आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं नहीं और कंफ्यूज हैं, तो टाइम्स ड्राइव के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल मौजूद हैं। वहाँ पर अपने संदेश भेज सकते हैं हमें फॉलो करके, और इंतज़ार आप कर सकते हैं हमारे अगले एपिसोड का। हो सकता है कि आपके पसंद की गाड़ी हम अगले हफ्ते अगले एपिसोड में लेकर आ जाए। तो टाइम्स ड्राइव शो में आज फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफली, राइड सेफली, सी यू सून।